डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपने इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पिक्चर में, यह एक किताब है, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी, इस किताब के इम्पोर्टेंस को बताना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा पता है कि आप लोगों को इस किताब के इम्पोर्टेंस पहले से ही पता होगा। जो भी विद्यार्थी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए इस किताब का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे वो यूपीएससी जैसी परीक्षा हो, सीडीएस, सीएपीएफ या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह किताब बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं और यह किताब पूरे आधुनिक भारत का एक सारांश प्रस्तुत करके देता है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स है, बहुत सारी कहानियां हैं और एनसीईआरटी की तरह ही आपको एक इतिहास की पूरी बेस तैयार करके देता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर इस किताब के भी वीडियो लेक्चर्स आप अपने चैनल पर डालें। तो फिर मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने हमारे इस नए सीरीज में, स्पेक्ट्रम सीरीज में। जो नए हैं हमारे चैनल पर उनको मैं बता दूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इसके सीरीज के वीडियोस को देख सकते हो। स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम से हमारा प्लेलिस्ट बनेगा, जिसमें स्पेक्ट्रम किताब के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ये कहानी या फिर इस किताब की सारी कहानियों को मैं टॉपिक वाइज कवर करूंगा। मैं पहले उन टॉपिक्स को कवर करूंगा जिनके विषय में स्टूडेंट मुझसे डिमांड कर रहे हैं टॉपिक को कवर करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके इस किताब में लिखी गई सारी बातों को मैं उस सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा। और इस बात की गारंटी देता हूं कि वीडियो को देखने के बाद, उसमें कही गई बातों को सुनने और समझने के बाद और अपनी मेहनत जो आपको करना है उसको करने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे किसी भी परीक्षा के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इस बात को मैं आप लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस विश्वास और इस आशा के साथ मैं आज का अपना लेक्चर शुरू करता हूं। आज का हमारा लेक्चर होगा आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार इसने अपना रोल प्ले किया था, सुभाष चंद्र बोस जी की क्या भूमिका रही थी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस किताब में, स्पेक्ट्रम की किताब में आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्या क्या लिखी गई है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और पूरी कहानी को समझते हुए उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी तथ्य है, उन तथ्यों का आज हम देखेंगे। ठीक है, इतना सुनने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का यह चैप्टर, यह टॉपिक। तो इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, इसका सर्वप्रथम विचार किनके मन में आया था बनाने का? तो मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, कहाँ आया था? तो मलाया, जो आज का मलेशिया जिसको आप कह सकते हो, वहाँ पर ये थे और यहीं पर इनके मन में आया ये इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करने का। ये क्या थे? तो ही वॉज एन इंडियन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक इंडियन ऑफिसर थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को छोड़ने का फैसला कर लिया और जापानीज के साथ हाथ मिलाया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। और यहां से शुरू होती है हमारे इंडियन नेशनल आर्मी की पहला फेज, द फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ? मोहन सिंह के हाथ मिलाने से, मतलब जापानीज के साथ जब ये हाथ मिला लिए, तो फिर द जापानीज हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू मोहन सिंह एंड हु ट्राइड टू रिक्रूट देम इनटू एन इंडियन नेशनल आर्मी। जापानीज ने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मोहन सिंह को सौंपा और मोहन सिंह ने उन सभी को इंडियन नेशनल आर्मी में रिक्रूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या है? तो युद्धबंदी, भारतीय युद्धबंदी। चूंकि उस समय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो बहुत सारे लोग युद्धबंदी बनाए जाते थे। तो उसी प्रकार जो भारतीय युद्धबंदी बनाए गए थे जापान के द्वारा, उनको जापान ने मोहन सिंह को सौंप दिया था और मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी में उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। और फिर जब ये जापान के हाथ लग गया, जापान का इसके ऊपर अधिकार हुआ, तो फिर उन्होंने मोहन सिंह को 45,000 और प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दिए। और उसके बाद फिर 1942 के आते आते लगभग 40,000 मैन वेर रेडी टू ज्वाइन द आईएनए। आईएनए को ज्वाइन करने के लिए 1942 आते 40,000 आदमी तैयार हो चुके थे। ठीक है,
इसकी सेना तैयार हो चुकी थी। और आईएनए का ये इंटेंशन था कि जब तक उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनविटेशन प्राप्त नहीं होगा या फिर पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा उनको नहीं बुलाया जाएगा भारत में, तब तक वो नहीं जाएंगे। ठीक है, खुद से कुछ भी कदम नहीं ये करते। दे इंटेंडेड टू गो इनटू एक्शन ओनली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां से हम ये बात समझे इस स्लाइड से कि इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन का विचार किनके मन में आया था, तो मोहन सिंह के मन में आया था। वो क्या थे, तो इंडियन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और जापानीज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जापानीज ने उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर सौंपा और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बना दिया। ठीक है, 1942 आते आते लगभग 40,000 men were ready to join the INA. Okay, now we will move on to next slide. And फिर it was also seen by many other check against misconduct of Japanese against Indians in Southeast Asia. इसके अलावा आईएनए का जो ये जो फॉर्मेशन था, इसको एक प्रकार से हम इस तरह से भी देख रहे थे कि अब जापानीज चूंकि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया करता था, तो इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए भी आईएनए एक सिंबल बन चुका था। ठीक है, हम ऐसा मान रहे थे कि शायद आईएनए बनने के बाद हमारी ताकत और ज़्यादा दिख रही थी, तो जापानीज हमारे साथ दुर्व्यवहार ना करे। और उसके बाद फिर फर्दर अगर कभी जापान प्लान भी करता है भारत पे आक्रमण करने का, तो इस आक्रमण से ये आईएनए हमें बचा सकेगा जापानीज के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि द आउटब्रेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ 1942 में, तो इससे आईएनए को और ज़्यादा ताकत मिलती है। ठीक है, in September 1942 the first division of the INA was formed with 16,300 men, और सितंबर 1942 में आईएनए का पहला डिवीजन तैयार होता है जिसमें लगभग 16,300 मैन थे। और इस समय तक जापान जो था वो प्लान कर चुका था, भारत पर अटैक करने का प्लान कर चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ कि सीरियस डिफरेंसेस इमर्ज्ड बिटवीन द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स लेड बाय मोहन सिंह एंड द जापानीज ओवर द रोल टू बी प्लेड बाय आईएनए। आईएनए का क्या भूमिका होगा, ठीक है, इस बात पर जापानीज में और मोहन सिंह में डिफरेंसेस पैदा हो गए, मतभेद पैदा हो गए। जापानीज की कुछ और मंशा थी, मोहन सिंह की कुछ और मंशा थी। जापानीज चाहते थे बस एक टोकन फोर्स तैयार करना जिसमें लगभग 2000 सेना हो, लेकिन मोहन सिंह की इच्छा थी कि ही वांटेड टू रेज एन आर्मी ऑफ 2 लाख। ठीक है, मोहन सिंह भारत की रक्षा करना चाहते थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध छेड़ना चाहते थे, जबकि जापान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। जापान चाहता था कि इंडियन नेशनल आर्मी का वो मदद ले सके ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध में, जबकि मोहन सिंह का मकसद कुछ और था। अब यहां से कहानी शुरू होती है सेकेंड फेज की। ठीक है, सेकेंड फेज की शुरुआत तब होती है जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर पहुंचते हैं जुलाई 1943 में। ठीक है, और इसके पहले he had left the Congress after having developed differences with Gandhi and had formed Forward Bloc in 1940. जुलाई 1943 में के पहले सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, हरिपुरा सेशन और फिर गांधी जी के कैंडिडेट को हराने के बाद जो सेकंड सेशन हुआ था, उसके बाद फिर इनको हाउस अरेस्ट किया गया, कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया, हाउस अरेस्ट किए और उसके बाद फिर कहीं और चले गए। और फिर 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था, इसका गठन किया था डिफरेंसेस क्रिएट होने के बाद। ये पहले की कहानी है, सिंगापुर पहुंचने से पहले की कहानी है। फिर मार्च 1941 में ही एस्केप फ्रॉम इंडिया, जब वो हाउस अरेस्ट किया गया था, तो हाउस अरेस्ट करने के दौरान वो भारत से भाग गए थे। ठीक है, एंड अप्रोच द रशियन लीडर्स, और वहां जाके रशियन लीडर से मिले थे कि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट उनकी मदद करे। ओके, ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस जी की, एक शॉर्ट कहानी मैं बता रहा हूँ, सारांश बता रहा हूँ, आगे और डिटेल पढ़ेंगे इस चीज को, सो दैट कि आप कहानी को रिलेट कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि मोहन सिंह और जापानीज के बीच में मतभेद होने के बाद ये कहानी वहां पर समाप्त होती है और फिर कहानी शुरू होती है सेकेंड फेज की, जब सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचते हैं। इस घटना से पहले सुभाष चंद्र बोस हैड लेफ्ट द कांग्रेस, जब गांधी और बाकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ इनके डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 बाय सुभाष चंद्र बोस। और फिर 1941 में ही एस्केप फ्रॉम इंडिया, और फिर रशियन लीडर से लोग मिले और ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने उनसे मदद मांगी। राइट, नेक्स्ट, फिर when in June 1940 सोवियत यूनियन ज्वाइंड द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द एलीज। अब
रशिया के पास तो गए, लेकिन फिर 1941 में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो था वो एलिस के साथ जाके मिल जाता है युद्ध के लिए। ठीक है, अब बोस कहाँ गए, तो बोस वेंट टू जर्मनी, यहाँ से वो उठ के जर्मनी चले गए और फिर जर्मनी से जापान पहुंचे फरवरी 1943 में। ही आस्क्ड फॉर जापानीज हेल्प फॉर एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और जापान पहुंचने के बाद उन्होंने जापानीज से एक आर्म्ड स्ट्रगल ब्रिटिश रूल के खिलाफ के लिए हेल्प मांगा जापानीज लोगों से। ठीक है, ही केम टू सिंगापुर इन जुलाई 1943, और फिर जुलाई 1943 में ये सिंगापुर पहुंचते हैं, वेयर ही वॉज असिस्टेड बाई रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की मदद मिलती है इन्हें, और भी दूसरे भारतीयों की मदद मिलती है, जैसे कि जो भी इंडियन रेसिडेंट्स थे साउथ ईस्ट एशिया के, और जो इंडियन पीओडब्ल्यूज थे, मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर थे, बर्मा, मलाया और सिंगापुर के, उनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को मदद मिलता है। In October 1943, he set up a provincial Indian government. That is very important to be noted over here. ठीक है, provincial Indian government, ये बड़ा important है, इसको आप नोट कर लेंगे। provincial Indian government को कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि provincial Indian government किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा provincial Indian government सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। इसको हिंदी में हम आज़ाद हिंद सरकार बोलते हैं। इसका भी इतिहास में काफ़ी महत्व है, सुभाष चंद्र बोस की ताकत को ये दर्शाता है। ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति को यह दर्शाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर था दैट वाज इन रंगून एंड सिंगापुर, किसका, प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राप्त था। सपोर्ट किसका प्राप्त था, तो एक्सिस पावर्स का। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें आपको मिल रही है जानने को, एक मिल रहा है एक्सिस पावर और एक मिल रहा है एलिज। तो ये एक्सिस पावर में कौन कौन थे और एलिज में कौन कौन थे, इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। तो एक्सिस पावर में था, सबसे पहले जो था वो था जर्मनी का नाम सामने आता है, फिर उसके बाद जो था वो था इटली, और फिर आता है आपको जापान। ठीक है, ये तीन थे एक्सिस पावर में। और फिर एलिज जिसके खिलाफ युद्ध हो रहा था, इन दोनों में युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 जो था इन दोनों के बीच में था। ठीक है, एलिज और एक्सिस के बीच में। इसमें आपको सबसे पहले था ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के बाद इसमें था फ्रांस, फिर यूएसए इसमें शामिल था, फिर चाइना भी था, और बाद में पोलैंड भी था। चाइना और पोलैंड ये लोग बाद में जुड़े थे इसमें। ठीक है, और एक और कंट्री जो इससे जुड़ा था वो था रशिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ी है। 1943 में ये सोवियत यूनियन एलिस की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो ये कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है बहुत सारे परीक्षाओं में। ये पूछा जाता है सवाल कि एक्सिस पावर में कौन कौन थे, एलिस में कौन कौन था, कौन नहीं था, इस तरह से सवाल पूछता है। तो यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है, कि एक्सिस पावर कौन थे और एलिस कौन था। तो मैंने यह सारा नाम आपको दे दिया है, आप नोट कर लेंगे। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, उनको रिकॉग्निशन प्राप्त था किसका, एक्सिस पावर का। ठीक है, एंड रिक्रूट्स वर ट्रेन्ड एंड फंड्स कलेक्टेड फॉर द आईएनए। रिक्रूट्स को ट्रेन किया जाता था और फंड कलेक्ट किया जाता था आईएनए के लिए। इसके साथ साथ आईएनए में एक वुमेन रेजिमेंट भी था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, आईएनए में क्या था, एक वुमेन रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ओके, in July 1944, Subhash Bose asked for Gandhi's blessings for India's last war of independence. जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से आशीर्वाद मांगा था भारत के अंतिम स्वतंत्रता लड़ाई के लिए। ठीक है, और उसके बाद इस घटना के बाद 1 आईएनए बटालियन कमांडेड बाय शाहनवाज। ठीक है, ये नाम को इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज खान, इस नाम को आप नोट कर लेंगे। आगे भी इसकी चर्चा होगी जब हम रेड फोर्ट ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। रेड फोर्ट ट्रायल जो इसी से संबंधित है, इसी टॉपिक से संबंधित है। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शाहनवाज खान के नेतृत्व में एक बटालियन बनाया गया और फिर उसको जापानीज को अकम्पनी करने के लिए इंडो बर्मा फ्रंट पे भेजा गया। ठीक है, इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये इम्फाल कैंपेन क्या था, तो इम्फाल कैंपेन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इम्फाल कैंपेन को हम बैटल ऑफ इम्फाल भी बोलते हैं। बैटल ऑफ इम्फाल, ये बैटल ऑफ इम्फाल कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। रेड हिल इससे एसोसिएटेड है, रेड हिल का नाम आप नोट कर लेंगे, रेड हिल। ठीक है, रेड हिल कहाँ है, तो यही है। इम्फाल कहाँ पड़ता है, तो ये बर्मीज बॉर्डर के पास है। ठीक है ना, बर्मा के बॉर्डर के पास है, लगभग 50 से 70 माइल की दूरी है यहाँ पर। इसके अलावा इम्फाल का तो नाम जानते ही है, इट इज क्या है ये, तो कैपिटल ऑफ मणिपुर, कैपिटल ऑफ मणिपुर है ये। तो यहाँ पर
अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए आईएनए के बटालियन को चूज किया गया जो जापानीज आर्मी को के साथ जाती। लेकिन जापानीज को यहाँ पर डिफीट मिला, हार का मुंह देखना पड़ा, अंग्रेजों से वो हार गए। इसके साथ साथ एक और था, कोहिमा फ्रंट भी था, ठीक है, बैटल ऑफ कोहिमा। यहाँ पर भी अंग्रेजों के साथ युद्ध हो रहा था और यहाँ पर भी जापान जो था इट फेस डिफीट, ठीक है, यहाँ पर भी इसको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इन दोनों जगह से हारने के बाद, मतलब कि इम्फाल में हारा जापान और फिर कोहिमा में हारा जापान, जब इन दोनों जगह से जापान हार गया तो फिर जापान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय पीछे हटने के। तो जापानीज आर्मी रिट्रीटेड, वो पीछे हट गई, ठीक है। और जैसे ही ये लोग पीछे हटते हैं तो आईएनए के जो पूरा स्ट्रेंथ होता है, पूरा जो मनोबल होता है वो टूट गया होता है, ठीक है, और उनका सपना भी चकनाचूर हो जाता है। खैर, तो बैटल ऑफ इम्फाल, अब आप समझ गए कि बैटल ऑफ इम्फाल क्या था। तो बैटल ऑफ इम्फाल एक युद्ध था अंग्रेज के खिलाफ जापानीज आर्मी का, जिसमें सहयोग करने के लिए आईएनए के ट्रूप्स को भेजा गया था। और उसके बाद फिर रेड हिल एक जगह था जहां पर ये युद्ध होना था। इसमें हार मिलती है जापान को, ठीक है, और जापान को मजबूरन वापस हटना पड़ता है। अब इतनी कहानी समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बात हो गया आपको इम्फाल कैंपेन के बारे में। नाउ नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ बाय द जापानीज कंप्लीटली डिमोरलाइज द आईएनए यूनिट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आईएनए यूनिट्स के सोल्जर्स के साथ काफी ज्यादा भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाता था, ठीक है, उनको इज्जत से नहीं रखा जाता था, उनको बहुत ही छोटे छोटे काम करवाने के लिए उनको इन्वॉल्व किया जाता था। उसके अलावा तो ये इसके कारण इनका मनोबल टूटता था। और फिर दूसरी बात क्या थी कि इम्फाल जो कैंपेन था हमारा वो फेल हो चुका था। इसके फेल होने से क्या हुआ था कि रिट्रीट ऑफ जापानीज, है ना, और इसके कारण क्या हुआ, क्वेस्ट एनी होप्स ऑफ द आईएनए लिबरेटिंग द नेशन। और आईएनए का जो सपना था कि वो देश को आज़ादी दिलाएंगे, देश के आज़ादी संघर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ अपना भूमिका निभाएंगे, ये सपना चकनाचूर हो चुका था, ठीक है। तो दो कारण यहाँ पे आपको समझ में आते हैं। पहला तो आईएनए के यूनिट्स के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता था, उसके कारण वो डिमोरलाइज हुए। और उसके बाद फिर इम्फाल कैंपेन में हार मिली, कोहिमा कैंपेन में हार मिली, जिसके कारण जापानीज आर्मी पीछे हटी और इनके पीछे हटने के साथ साथ आईएनए के सपने भी चकनाचूर हो गए। और फिर फाइनली जापानीज जो थे वो सरेंडर करके ब्रिटिश को साउथ ईस्ट एशिया में, राइट। उसके बाद फिर अ पावरफुल मूवमेंट इमर्ज्ड in the defense of INA POWs when they were brought back to be court martial to India after the war, ठीक है। अब ये कहानी है तब की जब युद्ध हारने के बाद, जापान जब सरेंडर कर गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया था, तो जितने भी युद्ध बंदी थे उन लोगों को भारत लाया गया था, ठीक है। लेकिन जब भारत लाया गया और अंग्रेजों ने उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया, उनको पनिशमेंट करने के लिए, सारे युद्ध बंदियों को सजा देने के लिए, तो एक बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट शुरू होता है भारत में, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक जबरदस्त ताकत प्रदान किया था। उस वक्त में आग में घी डालने का काम किया था। 1942 के बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भी बहुत सारे आंदोलन उस समय चल रहे थे और अंग्रेजों को हराने की मुहिम चलाई जा रही थी, भगाने की, तो उस समय इस घटना ने, मतलब कि जब ये कोर्ट मार्शल की घटना हुई थी, उस घटना ने इस स्वतंत्रता संघर्ष को और ज्यादा ताकत प्रदान कर रही थी। कैसे प्रदान की रही थी इस चीज को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, वो हम समझेंगे रेड फोर्ट ट्रायल्स में, जब हम रेड फोर्ट ट्रायल की चर्चा कर रहे होंगे। अब इतनी पूरी कहानी समझने के बाद, मतलब आईएनए की इस पूरी कहानी को समझने के बाद, हम लोगों को अब पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस के से जुड़े कुछ उनके लाइफ इवेंट्स को। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अब मैं कुछ रिवीजन करवा दूं आप लोगों को। रिवीजन में क्या करवाना है मुझे, कि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से आईएनए का गठन का ये विचार आता है। तो मोहन सिंह के मन में सबसे पहला विचार आता है, ठीक है, वो जापानी से हेल्प मांगते हैं, फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। 1942 तक 40,000 मैन तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्विट इंडिया मूवमेंट जब होता है तो फिर इसको ताकत मिलती है। और फिर फर्स्ट डिवीजन तैयार होता है आईएनए का कब, 1942 में 16,300 व्यक्तियों के समूह के साथ, ठीक है। उसके बाद दोनों ग्रुप में, मनमोहन सिंह के ग्रुप और जापानीज के बीच में मतभेद होता है और फिर हमारा सेकंड फेज की शुरुआत होती है। सेकंड फेज की शुरुआत होती है सुभाष चंद्र बोस से, जब 1943 में सिंगापुर पहुंचे थे, ठीक है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बताया वो था फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण 1940 में, ठीक है, ओके। उसके बाद
सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज से मदद मांगा, ठीक है, अंग्रेज के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और जब 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे तो रास बिहारी बोस और बाकी जो भारतीय वहाँ पे थे और प्रिजनर वॉर्स वहाँ पे थे, बर्मा, मलाया और सिंगापुर से, उनसे उनको मदद मिलती है। 1943 में फिर हमने पढ़ा प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। आज़ाद हिंद सरकार के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अभी बता देता हूँ। कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि आज़ाद हिंद सरकार ये एक गवर्नमेंट था, फ्री गवर्नमेंट था, जिसको एक्सिस पावर का सपोर्ट प्राप्त था। यह इसके जो प्रधानमंत्री थे, आज़ाद हिंद सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी सुभाष चंद्र बोस जी। इसके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। इस आज़ाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक था जिसको हम आज़ाद हिंद बैंक बोलते थे। इसके पास अपनी करेंसी हुआ करती थी और इसकी जो करेंसी थी वो 10 रुपए के नोट से लेकर 10 लाख रुपए के नोट तक ये करेंसी बनाती थी। इसके साथ साथ इसके डाक टिकट भी थे, अपनी डाक टिकट थी, आज़ाद हिंद सरकार की अपनी डाक टिकट भी थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है आज़ाद हिंद सरकार से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर निश्चित तौर पर इसको जानना चाहिए। इसके बाद जो हमने पढ़ा कि ये इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस पावर, ये तो समझ गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से अपना आशीर्वाद लेने के बाद शाहनवाज खान के नेतृत्व में एक अपना ट्रूप बटालियन तैयार करके जापानीज आर्मी को मदद करने के लिए इंडो बर्मा फ्रंट पर भेजा। लेकिन किस में? तो इम्फाल कैंपेन में। इम्फाल कैंपेन में क्या मिला हमें? तो इम्फाल कैंपेन में हार मिला और इसके बाद इस हार के बाद आईएनए के सारे सपने चकनाचूर हो गए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते हैं लेकिन प्रश्न पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 23, 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। इनका ग्रेजुएशन 1919 में समाप्त हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास किया और उनको 4th रैंक आया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप समझ सकते हैं 4th रैंक उस समय में, ठीक है। 1921 में उन्होंने आईसीएस को रिज़ाइन कर दिया, इतने सर्वोच्च नौकरी को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सपने कुछ और थे। वो भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक हिस्सा बनना चाहते थे। उसके बाद फिर इसको रिज़ाइन करने के बाद आईएनसी ज्वाइन करते हैं वो। किसके इन्फ्लुएंस में? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए ये उनके राजनीतिक गुरु थे। ये एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और फिर महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस में भी उन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस पहली बार दिसंबर 1921 में जेल गए और 6 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद 1923 में ये ही बिकेम द मेयर ऑफ कैलकाटा, ओके। 1923 में ही बिकेम द मेयर ऑफ कैलकाटा। तो ये फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 1924 में ही वॉज इम्प्रिजन्ड अगेन एंड डिपोर्टेड टू मांडले, ठीक है, जो कि बर्मा में था। ही वॉज देन रिलीज ऑन 16 मई 1927, ठीक है। 1927 में ही फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नोट इट डाउन। 1927 ही फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, 1927, नोट इट डाउन। फिर है 1928 में ही अपोज द डोमिनियन स्टेटस एज डिमांडेड बाय एज प्रपोज बाय नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी, इन्होंने इसका खंडन किया। 1938 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट हरिपुरा। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट चुने गए और फिर 1939 में वापस वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और इस बार वो गांधी जी के कैंडिडेट जो थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा करके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1938 में पहली बार बनते हैं और 1939 में दूसरी बार बनते हैं। दूसरी बार जब बनते हैं तो फिर गांधी जी के कैंडिडेट को, जो कि थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हरा करके बनते हैं। तो अब यहाँ से कोई कंफ्यूजन मत रखना। पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने सेकंड बार जब प्रेसिडेंट में तब हराया था। पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? तो गांधी जी के कैंडिडेट थे 1939 में। और पहली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे वो हरिपुरा सेशन में बने थे।
ओके, नेक्स्ट अप्रैल 1939 में ही रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द आईएनसी। आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप से वो 1939 में रिजाइन कर देते हैं और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करते हैं 1940 में। ठीक है, जनवरी 26 1941 में ही रीच्ड पेशावर, वो पेशावर पहुंचते हैं अंडर द स्यूडोनेम जियाउद्दीन। कई बार हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने नाम को बदला है, जब वो एक देश से दूसरे देश जाते थे तो नाम को बदल लेते थे। उन्होंने कितनी बार नाम बदला और क्या क्या उनके नाम रहे, मैं इन सारे इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नाम यहाँ पर है इनका, जियाउद्दीन के नाम से वो पेशावर पहुंचे थे जब हाउस अरेस्ट उनको किया गया था और फिर वहां से वो भाग निकले थे। तो भगत रांग की मदद से जियाउद्दीन नाम लेकर के, नाम बदल करके वो पेशावर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वहां से जर्मनी पहुंचते हैं काबुल होते हुए। ठीक है, और हिटलर से मुलाकात करते हैं। हिटलर से जब ये मुलाकात मतलब जर्मनी जब पहुंचते हैं तो उस समय इनका सीडो नाम हुआ करता था ऑरलैंडो मेजोटा। ठीक है, ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से ये अपना नाम बदल करके जर्मनी पहुंचते हैं। फिर वहां वो क्या करते हैं, तो ही फॉर्म फ्रीडम आर्मी, जिसको हम मुक्ति सेना के नाम से जानते हैं। मुक्ति सेना, मुक्ति सेना का गठन किसने किया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया। किसकी मदद से, तो हिटलर की मदद से। और इस मुक्ति सेना में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो ऑल पीओडब्ल्यूज ऑफ इंडियन ओरिजिन कैप्चर्ड बाय जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर्ड जो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनसे बन करके ये पूरा फ्रीडम आर्मी हमारा बना था, सुभाष चंद्र बोस ने जिसको बनाया था मुक्ति सेना में। फिर नेताजी इनको बुलाया जाता था जर्मनी के लोगों द्वारा। ही वॉज कॉल्ड एज नेताजी बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उसके बाद ही गेव द फेमस स्लोगन ऑफ जय हिंद। जय हिंद का जो ये प्रमुख नारा है इन्होंने दिया था फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी से। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी, ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। इन 1942 इन जापान, इन टोक्यो, द मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय रास बिहारी बोस। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कशन कर लिया है, उस समय रास बिहारी बोस ने एक मीटिंग बुलाई थी सारे भारतीयों की जो उस क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, मलाया से लेकर के बर्मा तक का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बसे जितने भी भारतीय थे या प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको बुलाया था एक मीटिंग करने के लिए। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी को भी मैसेज दिया गया था कि वह दूर पूर्व क्षेत्र में आए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जून 30 1943 को वहां पहुंचते हैं, टोक्यो पहुंचते हैं और वहां के प्रधानमंत्री तोजो से मिलते हैं। उस समय जिस समय ये तोजो से मिल रहे होते हैं और जापान आते हैं, उनका जो नाम होता है वो नाम होता है आबिद हुसैन। तो आबिद हुसैन के नाम से ये 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात करते हैं। फिर जुलाई 7 1943 कमांड ऑफ आईएनए वॉज गिवन टू बोस बाय रास बिहारी बोस। जुलाई 7 1943 को आईएनए की कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी जाती है रास बिहारी बोस के द्वारा। ये सारे डेट्स और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कृपया करके इसे नोट करते चलें। ठीक है, फिर अक्टूबर 21 1943 he formed the provincial government for free India at Singapore with H.C. Chatterjee finance portfolio, M.A. Iyer broadcasting, लक्ष्मी स्वामीनाथन वुमेन डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया की चर्चा कर रखा हूँ जब ये आज़ाद हिंद सरकार की। तो आज़ाद हिंद सरकार में जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज थे, जैसे कि पीएम का पद कौन संभाल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरेन मिनिस्टर का पद के पद पे कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस। डिफेंस मिनिस्टर के पद पे कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा जो कुछ पोर्टफोलियो थे, जैसे कि फाइनेंस पोर्टफोलियो, ये था एस.सी. चटर्जी के हाथों में। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग पोर्टफोलियो के था M.A. अय्यर जी के हाथ में। और फिर लक्ष्मी स्वामीनाथन ये वुमेन डिपार्टमेंट को संभाल रही थी। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर था रंगून, पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग। फिर इट वॉज सपोर्टेड बाय एक्सिस पावर जापान एंड जर्मनी। ठीक है, ही गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम मलेशिया। और फिर इसी दौरान उन्होंने अपने ये प्रमुख जो इनका नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उन्होंने मलेशिया से दिया था। ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो आज भारत का द्वीप समूह है, उस समय जापान ने आईएनए को सौंप दिया था। ठीक है, जापान ने क्या किया, आईएनए को सौंप दिया। ठीक है, और इन आइलैंड्स का नाम उस समय शाहिद द्वीप और स्वराज द्वीप पड़ा था। शाहिद द्वीप हम बोलते थे अंडमान को और स्वराज द्वीप हम बोलते थे निकोबार को। ये नाम को आप नोट कर लेंगे, शाहिद द्वीप किसको बोलते थे और
स्वराज द्वीप इसको बोलते थे। तो शाहिद बोलते थे अंडमान को और स्वराज बोलते थे निकोबार को। ये दोनों आइलैंड जापान के द्वारा आईएनए को सौंप दिया गया था। ठीक है। जुलाई 6, 1944 सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ नेशन के नाम से संबोधित किया था अपने आजाद हिंद रेडियो से, जो कि स्टार्ट किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही 1942 में जर्मनी में। ठीक है। तो इसको भी यहाँ इस फैक्ट को भी आप समझेंगे कि आजाद हिंद रेडियो स्टार्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1942 इन जर्मनी, और इसी आजाद हिंद रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कह के पुकारा था, इस नाम से इनको संबोधित किया था। इसके बाद ऑन अगस्त 15, 1945 जापान सरेंडर्ड, जापान सरेंडर कर देता है। और फिर आईएनए भी सरेंडर, जापान के सरेंडर करने के बाद भी आईएनए के भी सारे सपने टूट जाते हैं और आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद खबर आती है अगस्त 18, 1945 को कि सुभाष चंद्र बोस डाइड मिस्टीरियसली इन एन एयर क्रैश एट ताइपी ताइवान। ठीक है। फिर ये खबर आती है कि सुभाष चंद्र बोस एक दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु एक एयर क्रैश में हो जाती है ताइपी में, ताइवान, जो कि ताइवान में है। ठीक है। तो ये पूरी कहानी है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनके लाइफ इवेंट से जुड़े कुछ बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको डेफिनेट तौर पर याद रखना चाहिए। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ढंग से सुनेंगे इस चीज़ को तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, सारी घटना चक्र। ठीक है। अब इसके अलावा जो कुछ बातें कुछ आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इनके मृत्यु के बाद बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी इनके मृत्यु के ऊपर ये देखने के लिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए। ठीक है। तो वो कौन कौन सी कमेटी थी और क्या क्या रिपोर्ट था जो इससे संबंधित था। तो पहला था फिगर्स रिपोर्ट, ये था 1946 में। ठीक है। और दूसरा था शाहनवाज कमेटी, ये बना आपको 1956 में, मतलब 1946 में पहला, इसको फिगर्स रिपोर्ट बोल सकते हो, और दूसरा था हमारा शाहनवाज कमेटी जो 1956 में बना था। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसको इसलिए आपको याद रखिएगा। शाहनवाज एक और बार नाम आ चुका है, वो शाहनवाज खान था जिनको कमांड मिला था किसका, आईएनए का, कहाँ जाने के लिए, तो इम्फाल कैंपेन में जाने का। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, लेकिन आप रिलेट करके याद कर सकते हो। एक शाहनवाज कमेटी जो सुभाष चंद्र बोस से ही रिलेटेड है, और फिर दूसरा है शाहनवाज खान जो फिर आईएनए से ही रिलेटेड है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो इस चीज को। तो फिगर्स रिपोर्ट 1946, शाहनवाज कमेटी 1956, और इन दोनों कमेटी रिपोर्ट ने ये बात को सुनिश्चित किया कि बोस डायड इन द प्लेन क्रैश इन ताइवान। इस बात को सही माना कि हाँ, बोस की मृत्यु ताइवान में प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। इसके बाद 1970 में एक और कमीशन बनता है जिसको हम बोलते हैं खोसला कमीशन। खोसला कमीशन का भी सेम राय होता है, सेम रिपोर्ट होता है जो इसके पहले बने हुए रिपोर्ट और कमेटी का था। ठीक है। उन्होंने भी पहले बनी गई रिपोर्ट को अनुसरण करते हुए यही बात कही कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में ताइवान में हुई थी। लेकिन फिर 2005 में जो एक अन्य कमीशन थी जिसको हम बोलते हैं मुखर्जी कमीशन, उन्होंने ये रिपोर्ट सौंपा कि बोस का डेथ जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी, इसको साबित नहीं किया जा सक रहा है, उसको साबित नहीं किया जा सका है। इसलिए हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि प्लेन क्रैश में हुई या नहीं हुई। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित ये जो कमेटी और रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिगर्स रिपोर्ट 1946, शाहनवाज कमेटी 1956, उसके बाद फिर खोसला कमीशन 1970 एंड देन मुखर्जी कमीशन 2005। पहले 3 कमीशन ने कहा कि हाँ, मृत्यु हुई थी प्लेन क्रैश में, लेकिन मुखर्जी कमीशन इस बात को मानने से इनकार कर देता है, और फिर सरकार भी मुखर्जी कमीशन के बातों को मानने से इनकार करती है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ और बातें समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग रेड फोर्ट ट्रायल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है आईएनए की, जब तक रेड फोर्ट ट्रायल्स की बात ना कर लें। तो रेड फोर्ट ट्रायल्स क्या था, उसको हम आईएनए ट्रायल्स के नाम से भी जानते हैं। आईएनए ट्रायल्स मतलब ये ट्रायल चला था उन लोगों पर, उन युद्ध बंदियों पर जो युद्ध में पकड़े गए थे ब्रिटिश के द्वारा। चूंकि जापान हार चुका था, आईएनए भी हार चुका था, तो बहुत सारे युद्ध बंदी ब्रिटिश के हाथ लग गए थे। अब उनके ऊपर मुकदमा चलना था और उनको सजा सुनाने की बात होनी थी। ये ऐसा हर जगह हो रहा था, जापान में भी हुआ ऐसा, यूएसए में भी ऐसा हुआ। ठीक है, कि युद्ध बंदियों को पकड़ के उन पे केस चलाया गया। ठीक उसी प्रकार भारत में भी ये चीज़ ब्रिटिश लोग करते हैं।
और इसको करने का जगह कहाँ चुनते हैं? इसको करने का जगह चुनते हैं रेड फोर्ट में। ब्रिटिश का उस समय ऐसा मानना था कि शायद ऐसा करेंगे तो भारतीयों के मन में आईएनए के लोगों के खिलाफ हम कुछ नेगेटिव भावना पैदा कर सकेंगे। वो लोग साबित करना चाहते थे कि आईएनए के लोग जो थे वो देश के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, ये दिखाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ये सोचते, इस सोच के साथ इस ट्रायल को चलाने की मंशा रखे थे। लेकिन उनकी यह सोच पूरी तरह से विफल हो जाती है, पूरी तरह से विफल हो जाती है, और उल्टे क्या करती है कि आग में घी डालने का काम करती है। इस ट्रायल ने कुछ ऐसा कर दिया जो ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने में बेहद कामयाब साबित हुआ। ठीक है, because it was a trial that galvanized the country and strengthened its resolve to gain complete independence। ठीक है, कंप्लीट उल्टा हो गया। अंग्रेजों का मन था कि इनको देशद्रोही साबित किया जाए, लेकिन उल्टा क्या हुआ कि भारतीय लोगों के मन में आईएनए के लोगों के प्रति काफी सिंपैथी जगा, और उन्होंने इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हर एंगल से, हर तरफ से, देश के हर कोने से युद्ध छेड़ दिया। यहाँ तक कि उस समय जो हमारा इंडियन एयरफोर्स था, इंडियन नेवी थी, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया और चारों तरफ से अंग्रेज घिर गए। और नौबत ये आ गई कि फाइनली अंग्रेजों को, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में इंडिपेंडेंस की बात, इंडिपेंडेंस का वो समय आया, उन दोनों के बीच समझौता हुआ, ब्रिटिश को फाइनली छोड़ना पड़ा भारत। ये स्थिति पैदा हो गई, तो इसका श्रेय भी हम इस चीज को दे सकते हैं, आईएनए का रोल यहाँ पे भी रहा था। ओके, तो कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो in 1945 the British Army launched the first of the trials against captured members of the Subhash Chandra Bose led Indian National Army. The colonial government had been warned against the holding trials but it went ahead. इस गवर्नमेंट को चेतावनी मिली थी कि आप इस तरह का ट्रायल ना करें, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन फिर भी ये गए। Believing that a majority of Indians would think of the INA personnel as traitors, उनको यही इच्छा थी अंग्रेजों की कि भी इनको ट्रेटर्स माना जाए, इनको देशद्रोही माना जाए, और इस मंशा के साथ ट्रायल चलाने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। The INA members शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरुबख्श ढिल्लोन, ये तीनों नाम आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले ट्रायल में यही तीनों लोग गए थे, तो इसलिए इन तीनों का नाम याद रखना आप लोगों को जरूरी है। शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरुबख्श ढिल्लोन। दे वेर जॉइंटली चार्ज विद वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन एंड वेर इंडिविजुअली चार्ज फॉर मर्डर एंड अबेटमेंट टू मर्डर। ठीक है, इन पे ये ट्रायल चलाया गया, ये चार्ज लगाते हुए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? इट लेड टू सिंपैथी फॉर द आईएनए अक्रॉस द कंट्री and before long demonstrations began springing up in different parts in solidarity with the captured troops। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले से सिंपैथी जग गया लोगों के मन में इन लोगों के प्रति में, और पूरे देश में, पूरे देश भर में इनके समर्थन में, ठीक है, नारे लगने लगे, विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेजों के सोच के विपरीत। The Congress also took notice of the widespread support for the INA soldiers and realized that this could be a way to reignite the enthusiasm and hunger in the country for independence। हमारे आईएनसी मतलब कांग्रेस ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और इस बात को देखा कि किस प्रकार आईएनए के लोगों के प्रति बाकी देशवासियों में किस प्रकार ये सहानुभूति जग रही है, और उस सहानुभूति का उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो आज़ादी के प्रति जो इंतुजियाज्म था उसको बढ़ाने के लिए, आज़ादी पाने की जो भूख थी उसको बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने भी इसमें अपना सपोर्ट प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू along with party colleague Bhulabhai Desai and barrister Tej Bahadur Sapru got on board the INA officers legal defense team। INA officers के डिफेंस टीम में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और तेज बहादुर सापरू शामिल होते हैं और इनके लिए केस लड़ते हैं। ठीक है, डिफेंस टीम की तरफ से। लेकिन फिर क्या हुआ कि 3 INA मेंबर्स वर फाउंड गिल्टी ऑफ वेजिंग वॉर। उनको गिल्टी साबित किया जाता है युद्ध करने के लिए। दे वर हाउएवर नॉट गिवन द डेथ सेंटेंस। उनको डेथ सेंटेंस नहीं सुनाया जाता है, लेकिन दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड हैंडेड ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ विच टू वॉज रिमिटेड। फाइनली क्या हुआ कि इनको वॉर छेड़ने के आरोप में INA मेंबर्स को गिल्टी पाया गया और फिर उनको सजा मिली, उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर बाद में इसको भी हटा दिया जाता है और फाइनली दे वेर सेट फ्री। द 3 INA मेंबर्स वेर देन रिलीज एंड वेलकम्ड एज हीरोज। इनको रिलीज कर गया और इनको हीरो के तौर पर इनकी पूजा की गई, इनका स्वागत किया गया। ठीक है,
and with Congress showing full support for the celebration. In the celebration, ट्रायल्स कंटिन्यूड, लेकिन ट्रायल्स नहीं रुका। बाकी जो आईएनए के सदस्य थे उन पर ट्रायल्स जारी रहे और फिर फाइनली अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज रिकमेंडेड टू सीज द ट्रायल्स as it could lead to mutinies, the forces then commander-in-chief Claude Auchinleck decided to go ahead with the rest of them. ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये सजेशन मिल रहा था, ये बातें मिल रही थी कि आप ट्रायल को फर्दर कंटिन्यू ना करें, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय के जो कमांडर इन चीफ थे क्लॉड ऑचिनलेक ने, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम ट्रायल के साथ आगे बढ़ेंगे। जनवरी 1946 में अ मैसिव स्ट्राइक वाज इम्पोज्ड बाय ऑफिसर्स एंड पायलट्स ऑफ रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, 1946 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और पायलट्स के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक स्ट्राइक किया जाता है। और फिर फरवरी द शिप्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ऑल्सो ज्वाइन द म्यूटिनी। और फिर फरवरी आते आते रॉयल इंडियन नेवी के भी जो जहाज होते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। इसके साथ साथ सिविलियंस इन मुंबई ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक एज वेल। और जो सिविलियंस होते हैं मुंबई में वो भी इस विद्रोह में अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इस ट्रायल ने एक आग में घी डालने का काम किया था, और जैसा अंग्रेजों ने सोचा था ठीक उसके विपरीत उनके खिलाफ उनके चला गया ये पूरा सिस्टम। एंड इट रिजल्टेड इन द फाइनल डायलॉग ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया। ठीक है, और फाइनली जाकर के कहां अंत होता है, तो इट एंडेड इन द फाइनल डायलॉग ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडिया। The freedom struggle for which the INA was conceived finally came to fruition 2 years after the Red Fort trials। और फिर जिस मकसद के लिए INA का गठन किया गया था वो मकसद पूरा होता है ये रेड फॉर्ट ट्रायल्स के 2 साल के बाद, जब हमें आज़ादी मिलती है। तो इस तरह से हम INA के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि INA ने क्या रोल प्ले किया था जब उसका गठन हुआ, पूरी प्रक्रियाएं हुई, और फिर गठन होने के बाद जब हार गए उसके बाद भी जो गतिविधियां हुई उसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार प्रभावित किया, ये पूरी कहानी आपको देखने को मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में, एज बोस्ट हैड प्रेडिक्टेड, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज दस अटैक्ड फ्रॉम इनसाइड इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड, इट विल कोलैप्स and the Indian people will then regain their freedom। और सुभाष चंद्र बोस, हमारे महान सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप भारत के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अटैक करेंगे, देन इट विल कोलैप्स, वो टूट जाएगी और फिर तब भारतीयों को आज़ादी मिलेगी। और देख रहे हैं हम इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की ये बात कितनी सत्य साबित होती है आखिरकार, जब सुभाष चंद्र बोस के INA ने ब्रिटिश को बाहर से अटैक किया और फिर हमारे लोगों ने, ठीक है, जब उसको अंदर से अटैक किया, इन दोनों की समृद्ध ताकत ने, इन दोनों की मिलीजुली ताकत ने अंग्रेजी सर हुकूमत को तोड़ के रख दिया और फिर इस प्रकार हमें आज़ादी मिलती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ INA, यू कैन अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, वॉट रोल डिड ही प्ले एंड वॉट हिज लाइफ वॉज एंड वॉट ऑल लाइफ इवेंट्स वॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉज थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, ये सारे चीज़ आपके एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, ये कहानी आपकी पूरी काम आने वाली है। इस कहानी को आप याद रखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और फिर समझिएगा। ठीक है, उम्मीद करता है पसंद आया हो। एक और छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा आप लोगों को, चूँकि ये वर्ल्ड वार से संबंधित है, वर्ल्ड वार 2 से संबंधित है, तो कुछ वर्ल्ड वार 2 से संबंधित भी कुछ मैं टाइमलाइन आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वो हम भी देख लेते हैं, वर्ल्ड वार 2 टाइमलाइन। ठीक है, इसको समझोगे तो अच्छा रहेगा, आपको ये वर्ल्ड वार 2 कैसे कैसे फेजेस में ये आगे बढ़ता है वो कहानी आपको मिलने को मिल जाएगी। जनरली अलग से खोजना पड़ता है, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को आप जान सकते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इट वॉज द बिगेस्ट एंड द डेडलिएस्ट वॉर इन द हिस्ट्री इन्वॉल्विंग मोर देन 30 कंट्रीज एंड स्पार्कल्ड बाय द 1939 नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड। नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड से ये शुरुआत होता है 1939 में, एंड द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर 6 ब्लडी ईयर, 6 सालों तक ये चला है। ब्लडी ईयर्स यहाँ लिखा हुआ है, समझ सकते हैं खूनी साल रहा था ये, कितने खून बहे थे इसमें। अंटिल द एलाइज डिफीटेड नाजी जर्मनी एंड जापान इन 1945। और जो एलाइज पावर थे उन्होंने नाजी जर्मनी और जापान को हराया फाइनली 1945 में, और इसके साथ युद्ध समाप्त होता है। तो इसके कुछ टाइमलाइन हम देख लेते हैं। तो 1939 सितंबर 1 में इसकी शुरुआत होती है,
जब जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, वर्ल्ड वॉर टू बिगिंस। फिर 1939 सितंबर 3 फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के ऊपर में वॉर छेड़ देते हैं, ठीक है। 1940 अप्रैल 9 टू जून 9 जर्मनी इन्वेड्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ डेनमार्क एंड नॉर्वे, ठीक है। 9 अप्रैल 1940 से लेकर 9 जून 1940 से जर्मनी ने क्या किया, डेनमार्क और नॉर्वे को अपने कब्जे में लेता है। फिर 1940 मई 10 टू जून 22 जर्मनी यूजेस क्विक स्ट्राइक्स कॉल्ड ब्लिट्जक्रिग मीनिंग लाइटनिंग वॉर टू टेक ओवर मच ऑफ वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड नॉर्दर्न फ्रांस। और यहाँ आते आते मतलब 22 जून 1940 आते आते जर्मनी के क्विक स्ट्राइक्स, ठीक है, क्विक स्ट्राइक्स के द्वारा जर्मनी का कब्जा नीदरलैंड, बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस तक हो चुका था। फिर 1940 मई 30 विंस्टन चर्चिल बिकम्स लीडर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसको आप नोट कर लेंगे। 1940 मई 30 विंस्टन चर्चिल बिकम्स लीडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सॉरी। देन 10 जून 1940 इटली एंटर्स द वॉर एज अ मेंबर ऑफ एक्सिस पावर, ठीक है। 10 जुलाई 1940 जर्मनी लॉन्चेज एन एयर अटैक ऑन ग्रेट ब्रिटेन, दीज अटैक्स लास्ट अंटिल द एंड ऑफ अक्टूबर एंड आर नोन एज बैटल ऑफ ब्रिटेन। तो यहाँ देखो बैटल ऑफ ब्रिटेन आप नोट कर लेना इसको। 10 जुलाई 1940 कब हुआ, कैसे हुआ, समझ रहे हो। जर्मनी ने जब ब्रिटेन पर हमला किया तो ब्रिटेन, तो इस चीज को जब ये कार्रवाई हुई तो इसको हम बैटल ऑफ ब्रिटेन का नाम देते हैं। फिर 1940 सितंबर 22 जर्मनी, इटली एंड जापान साइन द ट्रिपाडाइट पैक्ट क्रिएटिंग द एक्सिस अलायंस, ठीक है। फिर इन तीनों में ये समझौता साइन होता है। उसके बाद फिर 1941 जून 22 जर्मनी एंड द एक्सिस पावर अटैक रशिया विद ह्यूज फोर्सेज ऑफ ओवर 4 मिलियन ट्रूप। जर्मनी और जो एक्सिस पावर्स थे वो रशिया के ऊपर आक्रमण करते हैं बहुत बड़े सेना के साथ। फिर 1941 दिसंबर 7 जापानीज अटैक द यूएस नेवी पर्ल हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था, जापान ने किया था इसके ऊपर, ठीक है। द नेक्स्ट डे द यूएस एंटर्स द वर्ल्ड वॉर, और उसी के अगले दिन यूएस वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऑन द साइड ऑफ द एलाइज के साथ, एलाइज की तरफ से। 1942 जून 4 यूएस नेवी डिफीट्स जापानीज नेवी एट द बैटल ऑफ मिडवे, ठीक है। 1942 4 जून 1942 को यूएस नेवी ने जापानीज नेवी को बैटल ऑफ मिडवे में हरा दिया। तो ये बैटल ऑफ मिडवे से संबंधित है, आप इसको नोट कर लेंगे प्लीज। इसके बाद फिर 1942 जुलाई 10 द एलीज इन्वेड एंड टेक द आइलैंड ऑफ सिसिली, ठीक है। फिर 1943 सितंबर 3 इटली सरेंडर्स टू एलाइज, हाउएवर जर्मनी हेल्प्स मुसोलिनी टू एस्केप एंड सेट अप अ गवर्नमेंट इन नॉर्दर्न इटली, ठीक है। 3 सितंबर 1943 को इटली एलाइज को अपने आप को समर्पित कर देता है। जर्मनी मुसोलिनी को हेल्प करता है भागने में और नॉर्दर्न इटली में इसकी सरकार बनाने में। फिर जून 6 1944 को इसमें नॉर्मैंडी इन्वेजन होता है, एलाइड फोर्सेज इन्वेड फ्रांस एंड पुश बैक द जर्मन्स, ठीक है। फिर 1944 अगस्त 25 पेरिस इज लिबरेटेड फ्रॉम जर्मन कंट्रोल, पेरिस को आजादी मिलती है जर्मन कंट्रोल से। 1944 दिसंबर 16 जर्मन लॉन्च अ लार्ज अटैक इन बैटल ऑफ बल्ज, दे लूज टू द एलाइज सीलिंग द फेट ऑफ जर्मन आर्मी, ठीक है, और ये हार जाते हैं यहाँ पर बैटल ऑफ बल्ज में। 1945 फरवरी 19 यूएस मैरीन्स इन्वेड आइलैंड ऑफ इवो जिमा, आफ्टर अ फियर्स बैटल दे कैप्चर द आइलैंड, ठीक है। फिर 12 अप्रैल 1945 को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट डाइज, ही इज सक्सीडेड बाय प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर 1945 मार्च 22 यूएस थर्ड आर्मी अंडर जनरल पैटर्न क्रॉसेस द राइन रिवर को क्रॉस करती है। 1945 अप्रैल 30 एडोल्फ हिटलर कमिट्स सुसाइड एज ही नोज जर्मनी हैज लॉस्ट द वॉर, जर्मनी यहाँ पर युद्ध हारता है और एडोल्फ हिटलर सुसाइड करता है। फिर समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मई 7 1945 जर्मनी सरेंडर्स टू द एलाइज, ठीक है। अगस्त 6 1945, ये तो कोई नहीं भूलेगा इस दिन को, यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्स एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा जापान, ठीक है, द सिटी इज डिवास्टेटेड। और उसके बाद फिर अगस्त 9 1945 दूसरा अनदर एटॉमिक बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी जापान, और जापान पूरी तरह से तबाह, और जापान फाइनली सरेंडर करता है 2 सितंबर 1945 को। जापान सरेंडर्स टू यूएस जनरल डगलस मैकआर्थर एंड एलाइज। तो यहाँ पर आपकी वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी समाप्त होती है। ये कुछ टाइमलाइन थे
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें, कुछ इवेंट्स थे जो आपको क्वेश्चन में काफ़ी मदद करेगा अगर आप इस चीज़ को पूरा नोट कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है इसे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग हाजिर होंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, कैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी आप कमेंट करें। बोस की ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा, व्हाट ही प्रिडिक्टेड, ठीक है, एंड जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया ठीक वैसा ही होता है। तो चलिए, thank you very much for listening to the video. If you have really liked it, please press the like button, subscribe the channel, share it to your friends and relatives and to others so that it can spread to many and many and many, ठीक है, और नॉलेज का विस्तार में आप योगदान करते चलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।